ओके, तो टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या तो फिर उसे प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। पहले तो है क्या वो बाद में देखेंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो पहले जानना है। देखो, हमारे पास एक हाफ सेल है जिसे हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। सपोज ये Zn2 प्लस आयन है और इसमें Zn स्ट्रिप या तो रोड रखा हुआ है। ये हाफ सेल है। मुझे ये हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पढ़ा था अभी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल मुझे मेज़र करना है। तो हो सकेगा क्या? तो नहीं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर। रीज़न क्या है क्यों मेज़र नहीं कर सकते? क्योंकि हाफ सेल में या तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ में कभी भी होता नहीं है। याद रखो, क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेज़र नहीं कर सकते। तो रीज़न क्या बताया कि हाफ सेल में या तो ऑक्सीडेशन हो सकता है या तो रिडक्शन, लेकिन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती कोई एक हाफ सेल में। इसीलिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर एक्सपेरिमेंटली, इसलिए हम मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस हम लिख ही देते हैं। देखो, absolute value of electrode potential of half cell, हाफ सेल को ही हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, बराबर। इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी measured experimentally, cannot be measured experimentally। ठीक है, ओके। तो हमने देख लिया क्यों बिकॉज ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैन नॉट अकर अलोन, बराबर। बिकॉज oxidation and reduction cannot occur alone। ठीक है, तो वो कभी भी या तो अकेला ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? हाफ सेल में ये पॉसिबल नहीं है। तब चलो, फिर भी हमें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए ही चाहिए, तो हम कैसे मेज़र कर सकते? तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली हम किसी दो हाफ सेल को कनेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ हम दो हाफ सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ही मेज़र कर सकते हैं। तो याद रखो, लिखेंगे ओनली पोटेंशियल difference of two half cell can be measured experimentally। तो सिर्फ और सिर्फ क्या मेज़र कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू हाफ सेल। तो हमें दो हाफ सेल चाहिए ही चाहिए, तब जाके हम किसी एक हाफ सेल का पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र कर सकती है। अब क्वेश्चन होगा कि अगर दोनों ही अननोन हो तब कैसे मेज़र करेंगे? तो तब मेज़र नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको किसी एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए तो आपको उसे ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा कि जिसकी वैल्यू आपको पहले से मालूम हो, यानी ये बन गया रेफरेंस इलेक्ट्रोड। याद रखो, तो किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैसे मेज़र की जाएगी?
इसे कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और कंप्लीट सेल बना के ही हम मेज़र कर सके। तो अब क्वेश्चन आया कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड है कौन, किसे लिया जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो वही हमारा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या तो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले सकते हैं। तो लिखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड is used as primary reference इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो हमें इतना तो पता चल गया कि किसी का भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना हो उसके साथ रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए, जो कि कौन होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हमें ये बताया कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू हमें पहले से मालूम होनी चाहिए, तो हाइड्रोजन की कितनी होगी, तो वही लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड is taken as 0.0 volt at all temperature। इसका मतलब ये हो गया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू हमने पहले से ही फिक्स करके रखी है 0.0 वोल्ट, ताकि हम उसकी वैल्यू के हिसाब से जिसका भी हमें मेज़र करना है वो इजीली मेज़र कर सके। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर, बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कभी भी अकेले नहीं होता, और सिंगल हाफ सेल में तो या तो ऑक्सीडेशन हो सकता है या तो रिडक्शन हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए, तो हम क्या मेज़र कर सकेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू हाफ सेल मेज़र कर सकेंगे, और इसके लिए हमें एक ऐसा हाफ सेल चाहिए जिसकी वैल्यू पहले से जानते हो, जिसे हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और किसे लेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और उसके पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 0.0 वोल्ट। ठीक है, अब देखेंगे क्या होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। देखो तो कंस्ट्रक्शन कैसा है, ये एक कंटेनर में हमने सॉल्यूशन ले लिया, किसका, ये सॉल्यूशन है 1 मोलर H+, यानी कोई भी एसिड ले लो जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर, 1 मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन H+ का। यहाँ पे एक ऐसी ग्लास ट्यूब है जो एक एंड से क्लोज्ड है लेकिन सेकेंड एंड ओपन है, ये ओपन एंड है। ठीक है, यहाँ पे एक विंडो है जहाँ से हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। अब देखो, अब होगा क्या, यहाँ पे आपको प्लैटिनम स्ट्रिप है, प्लैटिनम जो कि प्लैटिनम ब्लैक से कोटेड है, प्लैटिनम ब्लैक पाउडर से कोटिंग किया हुआ है, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो। बराबर, कोटिंग करने का पर्पज़ यही होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो है क्या ये है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड बाय प्लैटिनम ब्लैक। ये भी प्लैटिनम का वायर ही होता है, ये जो वायर है वो प्लैटिनम का ही होता है। और फिर एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम इतने पार्ट में मर्क्यूरी, यहाँ पे मर्क्यूरी ऐड किया होता है ताकि वो एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट हो सके। ये होता है लिक्विड मर्क्यूरी। बराबर, इस तरह से ये कॉपर वायर या तो कुछ भी जिसके साथ हम, ठीक है। अब ये विंडो से हम
1 एटमोस्फियर या तो 1 बार प्रेशर के हिसाब से हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। यहाँ पे बबल गन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और ये निकलेगा। ठीक है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 298 केल्विन, कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए 1 मोलर, प्रेशर कितना होना चाहिए 1 एटमोस्फियर। तब ये कंडीशन होगी, तब जाके हम उसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। इसमें से एक भी कंडीशन चेंज हुई तो वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, और हम सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसे बोलेंगे जो स्टैंडर्ड होगा तो, और उसी की वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको किसी के भी साथ कनेक्ट कर दें, या तो जिंक इलेक्ट्रोड के साथ, कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ, तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या तो एनोड बनेगा या कैथोड बनेगा। डेफिनेटली दो में से कोई एक ही बनेगा। क्या बन सकता है, तो कोई भी बन सकता है। मतलब ये कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज एनोड भी बन सकता है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज कैथोड। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि अगर वो एनोड बनेगा तब कौन सी रिएक्शन करेगा, और कैथोड बनेगा तब कौन सी रिएक्शन करेगा। देखो हमारे पास प्लेटिनम तो इनर्ट होता है, वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, और बस एक H+ आयन है और एक हाइड्रोजन गैस है। दो ही ऐसे स्पीसीज है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बताओ अगर ये एनोड बना तब तो ऑक्सीडेशन होगा, तो किसका होगा, H+ का होगा या H2 का होगा। तो सोच के बताओ ये दोनों में से किसके पास इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकेगा। आप बोलोगे H+ किस पास, अरे H+ तो पहले से ही प्लस है, इसका मतलब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, मतलब सिर्फ H2 ही ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये नहीं। तो अगर वो एनोड बन रहा है तब H2 ऑक्सीडाइज, H2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 2H+ बनेगा, तो ये रिएक्शन होगी। लेकिन अगर वो कैथोड बन रहा है तो अगर कैथोड बन रहा है तो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ H+ का ही होगा, क्योंकि H+ ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी में है, तो वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो बात समझ में आई कि जब वो एनोड बनेगा तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज्ड इनटू H+, लेकिन जब वो कैथोड बनेगा तो H+ रिड्यूस्ड इन H2 गैस, मतलब तब H2 प्रोड्यूस्ड होगी। तो H2 अगर एंटर होता है तब भी यहाँ से ही होगा, और रिलीज होगा तब भी यहाँ से ही होगा, या तो बबल भी निकल सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी इस कंडीशन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे कि किस तरह से हाफ सेल के पोटेंशियल की वैल्यू थ्रू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम मेज़र कर सकेंगे। इतना कॉपी कर लो। ओके, अब बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस तरह से हम किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र कर सकेंगे, बराबर, वो देखेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो हमने यहाँ पे एक सेल बनाया है, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक हाफ सेल है और कॉपर सेकेंड हाफ सेल है। हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, इसका मतलब हमने इसको एनोड बनाया है और इसको कैथोड बनाया है। होगा कि नहीं वो बाद में, पहले हमने बनाया है इसका मतलब ये है कि हमने इसको एज एनोड लिया है, इसको कैथोड लिया है। हम रिएक्शन भी देख लेते हैं, इसमें रिएक्शन होगी क्या, डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे। चलो या तो हम अलग से भी लिख सकते हैं, आपको समझ में ना आए तो। चलो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होना चाहिए क्योंकि वो एनोड लिखा है, तो बनाएगा 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, तो ये जो कॉपर +2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके CO सॉलिड बन जाएगा। इसका मतलब जो कंप्लीट रिएक्शन है इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन कैंसल, वो हो जाएगी H2+ CO2+ में से 2H+ और CO सॉलिड। ठीक है, ये गैस होता है, तो ये रिएक्शन होनी चाहिए।
पॉसिबल है कि नहीं वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये रिएक्शन होनी चाहिए। अब देखो, अगर हम वोल्ट मीटर या तो पोटेंशियोमीटर लगा के, मतलब हम इसका पोटेंशियल मेज़र करेंगे, तो हमें सेल पोटेंशियल, पूरे सेल का पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल यानी कि ई नॉट सेल मिल रहा है प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, चलो अब हमें तो कॉपर का चाहिए, कैसे मेज़र करेंगे? हमारे पास तो फॉर्मूला तो है ही ना। कौन सा फॉर्मूला है? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड, बराबर। ये वैल्यू हमारे पास है कितनी? 0.34। कैथोड यानी कि कॉपर, कॉपर की वैल्यू तो हमें मेज़र करनी है। इसकी वैल्यू यानी कि हाइड्रोजन की, जो हमें पहले से मालूम है। क्यों? क्योंकि एट ऑल टेम्परेचर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू 0.0 वोल्ट है। ये 0 हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कॉपर की वैल्यू हमें प्लस 0.34 वोल्ट मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने मेज़र किया। अब देखो, ये पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव मिली, इसका मीनिंग क्या हो रहा है? क्या ये जो रिएक्शन हमने लिखा वो सही है, ये पॉसिबल है? तो हाँ, अगर सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है तो जो केमिकल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि मतलब कि वो अपने आप पॉसिबल है, तो ये रिएक्शन होगी। अब लिखेंगे कि सेल पोटेंशियल या तो ई सेल, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई सेल, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई सेल, इसकी बात करें, इंडिकेट्स डेट, पॉजिटिव वैल्यू मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिली, कितनी मिली? 0.34, और जितनी वैल्यू इसकी मिली उतनी ही इस कॉपर की मिली। तो कॉपर की वैल्यू 0 से तो ज़्यादा है कि नहीं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो 0 होता है, उससे तो वैल्यू ज़्यादा है, और हमने पढ़ा था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो रिड्यूस होगा। तो वही तो बात हो गई कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई सेल, ब्रैकेट में लिख देंगे, हमने जिसकी बात की उसकी, किसकी? कॉपर की, वो भी इंडिकेट करेंगे कि 0.34 वोल्ट है कि नहीं? इंडिकेट्स डेट Cu2+ आयन या तो कॉपर आयन्स रिड्यूस्ड easily than H+ आयन। इसका मतलब ये होता है कि Cu2+ कॉपर आयन रिड्यूस होगा, नहीं कि H+, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में तो H+ भी है। तो क्यों H+ रिड्यूस नहीं हुआ? तो देखेंगे कि कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया Cu2+ आयन रिड्यूस इजीली देन H+, और एंड इसका उल्टा, एंड रिवर्स प्रोसेस, इसकी उल्टी प्रोसेस, एंड रिवर्स प्रोसेस एंड कैन नॉट अकर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर 2+ आयन रिड्यूस होगा, तो कौन करेगा? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, सबसे मोस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन H2 गैस रिड्यूस Cu2+ आयन, तो H2 खुद ऑक्सीडाइज होगा और Cu2 को रिड्यूस करेगा, बट H+ गैस कैन नॉट, H+ आयन कैन नॉट ऑक्सीडाइज
कैन नॉट ऑक्सीडाइज Cu। समझो, बराबर समझो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस पास करोगे, हाइड्रोजन गैस, तब हाइड्रोजन गैस कॉपर को रिड्यूस करेगा, मतलब रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन होगा। लेकिन अगर आप H+ के सॉल्यूशन में कॉपर का कोई पीस आप डाल दो, कॉपर वायर, कॉपर रॉड, तो रिएक्शन कभी नहीं होगी। इसका मतलब कॉपर कभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होगा, बिकॉज H+ आयन कैन नॉट ऑक्सीडाइज Cu। याद रखो, बराबर। मैंने क्या बताया कि H2 गैस रिड्यूस Cu2+, मतलब H2 खुद ऑक्सीडाइज होगा। देखो ये प्रोसेस कौन सी हो गई? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन, और ये प्रोसेस क्या हो गई? रिडक्शन। तो H2 खुद ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर को रिड्यूस करेगा, पर कभी भी ऐसा नहीं होगा, इसकी उल्टी प्रोसेस कभी भी नहीं होगी, मतलब H+ रिड्यूस होके कॉपर को ऑक्सीडाइज्ड करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखो, उसी तरह यहाँ पे भी लिखेंगे, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए? वही H2 ऑक्सीडाइज टू H+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए? Zn2+ gets 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Zn सॉलिड। तो सेल रिएक्शन देखेंगे तो Zn, तो H2 plus Zn2 plus gives 2H plus Zn। मतलब क्या हुआ? मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे H2 ऑक्सीडाइज होना चाहिए और Zn रिड्यूस होना चाहिए। अब ये पॉसिबल है कि नहीं, वो हम सेल पोटेंशियल से देखेंगे। तो देखो फिर से वही सेल पोटेंशियल मतलब ई सेल ऑफ दिस सेल इज -0.76 वोल्ट। यहाँ पे वैल्यू माइनस मिल रही है। अब ये माइनस वैल्यू मिल रही है, मतलब माइनस वैल्यू मिल रही है, तो हम फिर से ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड। ठीक है, चलो ये -0.76 कैथोड कौन है? जिंक। इसका मतलब Zn2 प्लस Zn, और ये तो ज़ीरो ही होगा क्योंकि हाइड्रोजन है। तो बताओ जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी मिली? -0.76 वोल्ट। देखो यहाँ पे पॉजिटिव मिला, यहाँ पे नेगेटिव मिला। ठीक है, चलो अब ये नेगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर सेल पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू मिले, इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा रिएक्शन कभी नहीं होगा, लेकिन उसका रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल है। याद रखो, पॉजिटिव वैल्यू मीन्स रिएक्शन होगी, नेगेटिव वैल्यू मीन्स जो रिएक्शन हमने बताई वो रिएक्शन होगी नहीं। तो ये लिखेंगे नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव पोटेंशियल indicates that this reaction cannot occur। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि H2 cannot reduced Zn2 प्लस आयन, जो कि उस पर लिखा है H2 खुद ऑक्सीडाइज होके Zn को रिड्यूस करेगा, वो पॉसिबल नहीं है। बट इसका उल्टा होगा। इसका उल्टा क्या? H+ खुद रिड्यूस होके, यानी कि H+ कैन ऑक्सीडाइज्ड
ऑक्सीडाइज Zn मेटल। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि H2 कभी भी Zn को रिड्यूस नहीं कर सकेगा, ये नहीं पॉसिबल है, लेकिन उसकी उल्टी पॉसिबल है, H प्लस रिड्यूस होगा और Zn ऑक्सीडाइज होगा। यानी कि ये हो गया कि अगर आप H प्लस के सॉल्यूशन में Zn ऐड करोगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन कभी भी Zn2 प्लस के सॉल्यूशन में H2 पास करोगे तो रिएक्शन नहीं होगी। ये बराबर समझना है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है।